नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टू इस पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और आप सभी जानते हैं कि हम आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हम 30 क्वेश्चन आपके रोज़ाना करते हैं। यानी कि आपका ये 32 नंबर का वीडियो है और अभी तक हम 31 वीडियो इसके कंप्लीट कर लिए हैं। जो कंटिन्यू है चैनल पर उनको ये जानकारी पता है। और ये जो क्वेश्चन हम CDP के उठा रहे हैं, ये उठा रहे हैं मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 में जो हुआ था उसके। और आप सभी को पता है सितंबर के महीने में आपकी एग्ज़ाम होना है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने उसकी जो टेंटेटिव डेट है वो निकाल दी है, तो आपकी 15 के और 18 के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगी सितंबर के माह में। तो आप सभी को तैयारी कंटिन्यू रखना है जैसे आप कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है टेंटेटिव। अगर यदि एग्ज़ाम नहीं होने की होती तो टाइम टेबल आपका अपलोड होता ही नहीं है ना। तो उस चीज़ को भूल जाना है कि कोरोना तो चल रहा है, एग्ज़ाम क्या होगी, उस चीज़ को लेकर अगर आप सोचेंगे और आपके एग्ज़ाम आ गए तो फिर आपकी तैयारी कितनी पीछे रहेगी। तो अपने को तैयारी कंप्लीट करना है। और आपका ये हम 2 वीडियो और कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपकी 1000 क्वेश्चन का जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई करना है बस। और क्योंकि आप सभी ने थ्योरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट कर लिया होगा, तो MCQ के रूप में पढ़ें आप और अधिक से अधिक MCQ लगाने की कोशिश करें और उनको समझने की कोशिश करें। और जो चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि हमने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर ली, उसके वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंग्लिश यदि आपने भाषा का चयन किया है तो उसके लिए भी हम डिटेल्ड इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आपकी सितंबर तक मैं आपकी इंग्लिश ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। वो भी अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे हैं। जो भी आपका प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, टेंस से एक्टिवाइज पैसिवाइज नरेशन है, ये सब हम उसमें कंप्लीट करेंगे जो भी आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश होती है। तो आप उसे देखना ना भूलें और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारण से आते हैं। यानी ज्ञान मतलब बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, तो सभी ज्ञान कहाँ से आते हैं? अनुभव और धारणा से आते हैं। इस धारणा को के रूप में संदर्भित किया, तो इस धारणा को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर है मासूम नोटा, मासूम मनःस्थिति, मासूम पहिला और मासूम नोबस। यहाँ पर मासूम को तबुला भी कहा गया है। तबुला तबुला जहाँ जहाँ मासूम है तबुला है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो तबुला रासा, यानी कि मासूम मनःस्थिति बोलते हैं उसको। यानी कि इस धारणा को मासूम मनःस्थिति या तबुला रासा के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है, सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं। यानी कि जो लर्निंग है वो क्या बाय एंड लार्ज सक्सेसफुल व्हेन, कब सक्सेसफुल होते हैं, कब सफल होते हैं? जब संसाधन संपन्न किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित किया जाता है, प्रौद्योगिकी का नेतृत्व या शिक्षक का नेतृत्व किया जाता है। तो शिक्षार्थियों यानी सेल्फ डायरेक्टेड बाय द लर्नर, यानी शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित जब किया जाता है तो आपका जो अधिगम है वह सफल माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है तुष्टि तकनीक, परिसमाप्ति तकनीक, शारीरिक दंड और समय समाप्त तकनीक। तो यहाँ पर समय यानी टाइम आउट टेक्निक जो है ये एक छात्र को शेष कक्षा से अलग हो जाता है, ये उसका प्रबंधन है जो कि नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगला है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ये मैं आपको पहले पता चुका था। अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है ये बताना है। अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोगों या क्रियाकलापों पर केंद्रित होना, इसका उपयोग बहु सांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने का एक अवसर मिलता है, इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जा सकता है। तो आपको नहीं है जो बताना है, तो इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जा सकता है, तो यह आपका जो है इसमें सत्य कथन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक 20 साल के लड़के की मानसिक उम्र 12 साल है। यानी कि वो 20 साल की उसकी उम्र है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो 12 साल के बच्चों की तरह व्यवहार करती है। उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी रहेगी? तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 60। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जागरूकता खो देता है
और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है के रूप में जाना जाता है? आघात, दमन, अभिघात या फ्यूग? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, फ्यूग। यानी कि उसकी जो अवेयरनेस है, जागरूकता, वो खो देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है: व्यक्तिगत अभिलक्षण, संज्ञानात्मक अभिलक्षण, भावपूर्ण अभिलक्षण और शिक्षण अभिलक्षण। तो यहाँ पर आपका संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बुद्धि परीक्षणों का जनक है फ्रांसिस गाल्टन, जेम्स कैटेल, अल्फ्रेड बिने और कार्ल पियर्सन। तो यहाँ पर अल्फ्रेड बिने जो है ये क्या है आपका? बुद्धि परीक्षणों के जनक इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जीडीपी एक विकास संबंधी अक्षमता है। क्या है? जीडीपी नहीं, जीडीडी एक विकास संबंधी अक्षमता है जो देखने को मिलती है। यहाँ पर एक डिसेबिलिटी है ये, जिसको हम जीडीडी बोल रहे हैं। तो ये 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, या 12 से 14 वर्ष के, 5 वर्ष से अधिक बच्चों में, 18 वर्ष के ऊपर किन में मिलती है? ये 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका, बिलो 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? उच्च, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली और सामान्य बुद्धि के नीचे। तो उसको सामान्य बुद्धि, नॉर्मल इंटेलिजेंस में रखा जाएगा, क्योंकि कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है, दोनों ही आयु क्या बराबर है, तो ये सामान्य हो गई। जब ऊपर नीचे रहता है ग्राफ तब उच्च, निम्न या सामान्य बुद्धि के नीचे ऐसा उनको माना जाता है, जब हम डिवाइड करते हैं तब। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वे विकसित होने लगते हैं जिसे उन्होंने कहा है। यानी क्या विकसित होने लगते हैं 7 से 9 महीने की उम्र में? व्यक्तिगत कल्पित, ईगो सेंट्रिज्म, वस्तु स्थायित्व और आगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व कहा जाता है उनको, जिनका विकास होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्था 1 पर शुरू होता है। यानी कि आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास कब शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवेदी पेशी यानी सेंसोरी मीटर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं? आत्मकेंद्रित, नम्य, फ्लेक्सिबल, जटिल और सामाजिक। तो आपको क्या बताना है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर आत्मकेंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? संज्ञानात्मक भागफल, बुद्धिलब्धि, बौद्धिक भागफल और कार्यात्मक भागफल। तो हमने पढ़ा है कि हम इंटेलिजेंस को, जो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट है किसी व्यक्ति का, वो कैसे हम नापते हैं? तो ये आपकी मानसिक और कालानुक्रमिक आयु के डिवाइड के द्वारा नापा जाता है। तो उससे हम क्या निकालते हैं? उससे निकलती बुद्धि लब्धि। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आपको विशेष जाति और धार्मिक समूह के प्रति जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ठीक है, रवैयों को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? तो पक्षपात वाली जो बात आ जाती है, पक्ष लेते हैं कि ये समाज का, ये उस जाति का, ये उस धर्म का है, तो इसको हम पक्षपात वाले शब्द समूह से प्रदर्शित करते हैं। हम पक्षपात का उपयोग करेंगे। नस्लवाद, दुश्मनी, कट्टरता, ये जातिवाद विशेष की बात नहीं होती है। पक्षपात वहीं होता है जहाँ पर धार्मिक समूह होता है या समाज होता है या जाति होती है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 यानी वर्किंग मेमोरी आपकी सही हो जाएगी। चलन स्मृति सही हम गणितीय समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। तो बड़े 5 मॉडल में क्या? सांस्कृतिक व्यक्तित्व, व्यक्तित्व विशिष्टता, भावुक, बौद्धिक और सत्र आधारित। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा व्यक्तित्व विशिष्टता, पर्सनालिटी ट्रेट्स।
बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार, यानी कि बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। यहाँ पर बात व्यक्तित्व की गई है तो हम डायरेक्ट इसको व्यक्तित्व विशेषता से ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पोस्ट औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, थार्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के अभ्यास का, प्रभाव का, कार्य प्रवृत्ति का, सेट या मनोवृत्ति का नियम। तो इसको हम कार्य प्रवृत्ति यानी लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से किस में नाखुशी शामिल है? यानी क्या करना है आपको, जब आप अनहैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं, यानी कि असामान्य तरीके से आप अनहैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं, यानी कि आप में खुशी नहीं है, जिसको हम बोलेंगे जैसे कि थोड़ा दुख होता है, अनहैप्पीनेस यानी कि ना खुशी है, उसको आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? तो विचलन, विकार, पीड़ा या स्वयं या अन्य के लिए घातक। तो यहाँ पर पीड़ा जो है, पीड़ा क्या है, असामान्यता को परिभाषित करते समय इनमें से किस में नाखुशी शामिल है? तो जो पीड़ा है इसमें आपकी जो है नाखुशी दिखती है और वो एक असामान्य तरीका है जिससे पीड़ा में ऑटोमेटिक ये लग जाता है बिना आपके एक्सप्रेशन दिए कि हाँ ये व्यक्ति नाखुश है। इसमें आपको सामान्यतः शो अप करने की आवश्यकता नहीं होती है कि हाँ मुझे दुख है मैं दिखावा कर रहा हूँ। पीड़ा यानी डिस्ट्रेस में ऑटोमेटिक सबको, असामान्य का मतलब यही है यहाँ पर कि बिना आपके बताए ही आपकी नाखुशी किसी को नज़र आ जाती है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है? यानी कि लर्निंग को इनमें से कौन सी चीज़, यदि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ आपको प्रभावित नहीं करेगी? लिंग, ऊंचाई, सामाजिक आर्थिक स्थिति और जाति। प्रभाव अंतर व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम प्रभावित करता है, ये पूछा है। तो जो ऊंचाई है ये क्या है, व्यक्तिगत अंतर नहीं है, लेकिन कौन सा व्यक्तिगत अंतर नहीं है? तो ऊंचाई क्या है कि व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि ऊंचाई आपके किसी भी तरीके से लर्निंग को इफेक्ट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कि वर्किंग मेमोरी का हिस्सा नहीं है। वर्किंग मेमोरी हम कहाँ यूज़ करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन में, अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो आपको बताना है कि वर्किंग मेमोरी जो है वो हिस्सा नहीं है, स्मृति का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सेंसरी रजिस्टर जो है ये वर्किंग मेमोरी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेंचमार्क आकलन को यह भी कहा जाता है। तो बेंचमार्क आकलन को दूसरा और क्या नाम दिया गया है? योगात्मक, निंदात्मक, अंतरिम और निर्णयात्मक, निर्णयात्मक। तो यहाँ पर आपका अंतरिम आकलन जो है, इंटरिज्म असेसमेंट, इसको बेंचमार्क आकलन भी कहा जाता है। असेसमेंट तो है ही उसमें, है ना। 24 नंबर का क्वेश्चन है, एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा वयस्कता के दौरान कहा जाता है। यानी कि वो विकसित कब होते हैं? किशोरावस्था के दौरान। तो विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन विकसित कब होते हैं? किशोरावस्था में। और युवावस्था में क्या उनको बताया जाता है, उनको पुकारा जाता है ना। तो आपके पास ऑप्शन है पहचान, मूल विश्वास, पहचान, आत्मीयता, अंतरंगता पहचान और मूल विश्वास पहचान। तो यहाँ पर आपका जो पहचान और आत्मीयता यानी कि आइडेंटिटी और इंटीमेसी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो कि हम युवावस्था के दौरान उनको पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बच्चे के अनुकूल अधिगम यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग है, यानी कि अनुकूल अधिगम में वातावरण में निम्न होगा: शिक्षार्थी अनुशासन, शिक्षार्थी को स्वायत्तता, रैखिक अनावरण और शिक्षक का अधिकार। तो शिक्षार्थी को स्वायत्तता यानी कि लर्नर ऑटोनोमी, यानी कि उसको स्वयं पर हर चीज़ में, अनुकूल अधिगम का मतलब यह है कि उसको जैसा वातावरण चाहिए वैसा वो बनाएगा उसके स्वयं के अनुसार। तो शिक्षार्थी को स्वायत्तता यानी कि ऑटोनोमी चाहिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में वंध्यकरण चिंता यानी कि कैस्ट्रेशन एंजाइटी होती है? गुदा, मौखिक,
लेंटेंसी यानी कि सुसुप्ता और लैंगिक। तो यहाँ पर आपका जो फेलिक यानी कि लैंगिक है, ये क्या है, मनोलैंगिक विकास की अवस्था है जिसमें कि केस्ट्रेशन एंजाइटी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है, यानी कि रिहर्सिंग फॉर द लेटर रिलेशनशिप इज कॉल्ड। बाद के रिश्तों को क्या पुकारा जाता है, ये आपको बताना है। विकासात्मक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक और प्रत्याशात्मक समाजीकरण। तो प्रत्याशात्मक यानी कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है, वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और क्या अवसरों की संभावना कम होती है, खेलने, सीखने, अध्ययन और आनंद। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सीखने। तो यानी कि वंचित समूह यानी सीखने का जो कारण है, वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और सीखने के अवसरों की संभावना कम होती है। तो ये वंचित यानी कि जो छूट जाते हैं वही बच्चों की बात की गई यहाँ पर। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि इनको ऐसी इसका जो लाभ नहीं मिलेगा। लाइकली हैव न्यूट्रिशन यानी कि गुड न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण, एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर यानी कि अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल करना, एंड अपॉर्चुनिटी टू। तो इनको क्या है, सीखने के अवसरों की संभावना कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। क्या करता है, अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो रिप्लेस है यानी कि जो उसका फीडबैक है, उसको फेलर के साथ वो क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। तो अयोग्यता, बुद्धि की कमी, अधिगम अक्षमता, अधिगम से उभरना। तो इमर्जिंग इन लर्निंग यानी कि अधिगम से उभरना, इसको हम कहेंगे। अगला आपका अंतिम क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले संभावित कारक है अभ्यास की कमी, प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, नींद की कमी और पोषण की कमी। तो देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, कोई पालतू पशु जिससे आपको लगाव है वह ठीक नहीं है, तो वह आपको आपकी जो लर्निंग है, आपकी सीखने की क्षमता है, उस पर किसी न किसी प्रकार से वो इफेक्ट डाल रहा है। तो देखिए अभ्यास की कमी तो यहाँ पर बात आएगी नहीं, नींद की कमी भी नहीं आएगी, पोषण कमी भी नहीं आएगी। यहाँ पर क्या है, एडवर्स इमोशनल कंडीशन है, यानी कि आपकी जो भावनात्मक स्थिति है, यानी कि आपकी फीलिंग्स है उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, इस कारण आपका मन नहीं लग रहा है। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट किया तब कहा था कि आपकी सीढ़ी पे आपको टफ लगती होगी, लेकिन यदि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यदि आपकी तार्किक शक्ति अच्छी है तो आप उनके डेली लाइफ से जुड़े हुए आपके पहलुओं से, आपकी फीलिंग्स से इनका आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस का आंसर देने में उन लोगों को समस्या आएगी जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उनको तो एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जा रहा है ना, क्योंकि उनकी तार्किक शक्ति इतनी अच्छी नहीं हो पाती, वो समाज में नहीं रहते हैं। तो वो इन सब चीज़ों, अब यहाँ पर देखिए भावनात्मक स्थिति हमने डायरेक्ट बता दी पालतू पशु से, तो ये चीज़ें हमें कोई सिखाई नहीं जाती है। ये ऑटोमेटिक हम रहते हैं लोगों के बीच में, पशुओं के बीच में, हमारे पेट्स यानी कि जो पालतू पशु रहते हैं जानवर, तो उनके बीच में हम रहते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं उनसे लगाव है, अट्रैक्शन, ये चीज़ें हम धीरे धीरे फील करने लगते हैं। तो ये हमें आती है और हम उसके अनुसार, उस फीलिंग्स के अनुसार, हमारी जो अवेयरनेस है उसके अनुसार उसका आंसर देते हैं। तो इतना टफ नहीं है सीडीपी, आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो अपनी रोज़मर्रा डेली की लाइफ से उसको कंपेरिजन करना है आंसर को, और उनका उत्तर देना जब आपको आंसर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर इसका क्या सूटेबल आंसर रहेगा। ये बिल्कुल एक रीजनिंग की तरह है, लेकिन ये आपकी डेली लाइफ रीजनिंग है। आप एक समाज में रहते हैं, आप एक बच्चे में क्या परिवर्तन देखते हैं, आप किस तरह से बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, आप एक टीचर हैं तो उसकी जगह पर अपने आप को रखें, और आप एक बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, यही बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। तो उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ग्रुप में शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि जो सब घर पर बैठे हैं फालतू की न्यूज़ जो कि बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है उनको ना देखें और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं और अपना अच्छा भविष्य बनाने की ओर अग्रसर रहे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।